Hey guys, welcome back to CA Dreams YouTube channel. So this is the part number 7 of your chapter number 4 of auditing, and I have stopped giving you the essay numbers because I was not finding a good response from your side, and so therefore I have discontinued. I used to give essay numbers and I told you all to write the essay names in the comment section, but I guess no one is interested in that series, so that is why I have discontinued that and I will only teach you the topic. Okay, so the topic for today is topic number 4. Before this we have completed topic number 1 2 3, and then in the last part we have completed 10 11 12. So in this way we have already completed 6 topics out of 12 topics, and today we will complete the 7th topic, that is your evaluation of internal control by the auditor. Okay, so in this way our 7 topics will be over. So as usual, I'll drop the timestamp for my South Indian viewers in the comment section. Okay, and let's get started with the Hindi explanation. So evaluation of internal control by the auditor. So far as the auditor is concerned, the examination and evaluation of the internal control system is an indispensable part of the overall audit program. तो बेसिकली अभी तक हम लोगों ने जो टॉपिक नंबर 3 से पढ़ा था, तो वो हम लोग इंटरनल कंट्रोल के बारे में पढ़े थे। इतनी सारी क्लासेस मैंने उसमें लगाई थी एंड आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा दैट व्हाट इज़ एग्जैक्टली इंटरनल कंट्रोल। ठीक है ना, तो एक तो हो गया इंटरनल कंट्रोल लगाना, तो वो तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट की। नाउ इसका एवैल्यूएशन कौन करेगा, इसका एवैल्यूएशन जो करेगा, बिकॉज आप एक ऑडिटर हो, आप जा रहे हो उस फर्म का ऑडिट करने के लिए, सो दैट इज़ वाई यू आर यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन कि भैया यहाँ पर आप कैसा एश्योरेंस दोगे, हमें से स्टेटमेंट ज़्यादा है कम है। सो ऑल इज़ डिपेंडेंट ऑन योर ओपिनियन। सो दैट इज़ वाई आपको बारीकी से हर चीज़ को इवेल्युएट करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो इसमें इन्होंने ये बोला है, सो फार एज द ऑडिटर इज कंसर्न, द एग्जामिनेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ये एक इंडिस्पेंसिबल पार्ट है ओवरऑल ऑडिट प्रोग्राम का। दैट मीन्स कि ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ऑडिट प्रोग्राम का। मतलब इवेल्युएशन तो ऑडिटर को करना ही करना है। ठीक है ना, ऑडिट प्रोग्राम आपको पता ही है क्या होता है, जो चैप्टर 2 में पढ़ा है। तो द ऑडिटर नीड्स रीजनेबल एश्योरेंस दैट द अकाउंटिंग सिस्टम इज adequate and that all the accounting information which should be recorded has in fact been recorded। तो ये चीज़ वो कैसे evaluate करेगा, सबसे पहले तो वो इस चीज़ का एश्योरेंस लेगा, रीजनेबल एश्योरेंस, कि जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो एडिक्वेट है और साथ ही में जो भी उसका इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, वो फैक्ट में भी रिकॉर्डेड है। ठीक है, हैज़ इन फैक्ट बीन रिकॉर्डेड, दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओरल है, वो जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है, प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन है, और साथ ही में अकाउंटिंग सिस्टम जो है दैट इज़ एडिक्वेट। ऐसा नहीं है कि अकाउंटिंग सिस्टम में कुछ और चीज़ उनको लगाने की ज़रूरत है। तो इस चीज़ को ऑडिटर को सबसे पहले कंसीडर करना पड़ेगा। फिर इंटरनल कंट्रोल नॉर्मली कॉन्ट्रीब्यूट्स टू सच एश्योरेंस, एंड ये चीज़ वो कैसे चेक करेगा, ये चीज़ उसको तभी पता लग पाएगी जब वो इंटरनल कंट्रोल जो है उसको चेक कर लेगा। ठीक है, तो नॉर्मली कॉन्ट्रीब्यूट्स टू सच एश्योरेंस, इसका ये मतलब हो गया। फिर इसके बाद में द ऑडिटर शुड गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अकाउंटिंग सिस्टम and related internal controls, and should study and evaluate the operations of these controls upon which he wishes to rely in determining the nature, timing, extent of other audit procedures। तो ऑडिटर जो है अकाउंटिंग सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग लेगा एंड रिलेटेड कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग लेगा, और साथ ही में वो ये चीज़ भी स्टडी और इवेलुएट करेगा कि जो ये इंटरनल कंट्रोल्स हैं कैसे ऑपरेट हो रहे हैं, जिसके बेसिस पे वो अपना नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ अदर ऑडिट प्रोसीजर्स को प्लान करेगा। ठीक है, मतलब ही विशेस टू रिलाई इन डिटरमाइनिंग द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ अदर ऑडिट प्रोसीजर्स। तो ये ऐसा है, इसका ये मतलब अगर उसको लगेगा, जब वो अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल्स का इवेलुएट करेगा, तो अगर उसको लगेगा कि जो इंटरनल कंट्रोल्स है वो सफिशिएंट है एंड वो एक रीज़नेबल एश्योरेंस ले पा रहा है कि यहाँ पे रिस्क कम है, या फिर ये जो कंट्रोल्स लगा रखे हैं एंटिटी ने, ये जो कंपनी के अंदर रिस्क है इसको काफ़ी हद तक कम कर देगा, तो वो क्या चीज़ करेगा, वो इस सारी
सारी चीज़ों को उस अकॉर्डिंग अपना फर्दर ऑडिट प्रोसीजर को प्लान करेगा। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर का नेचर वो कैसा रखेगा, थोड़ा सा लिबरल रखेगा, टाइमिंग भी फिर उसको कम लगेगी एंड एक्सटेंड भी वो कम लेगा, बिकॉज वो रिलाई कर पा रहा है अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल पे। बट अगर हम इसका वाइस वर्सा देखें, अगर वो रिलाई नहीं कर पा रहा है इंटरनल कंट्रोल्स पे, अगर उसको इवैल्यूएशन में कुछ गड़बड़ लगी है तो वो रिलाई नहीं करेगा, ठीक है ना। फिर वो उस हिसाब से अपने अदर ऑडिट प्रोसीजर्स को जो है वो प्लान करेगा। तो ये जो है ये इसका जो अदर ऑडिट प्रोसीजर का नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट है, तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जो ऑडिटर है वो कितना रिलाई कर पा रहा है, ठीक है ना। आई होप यू आर गेटिंग मी। चलो देन लेट्स स्टार्ट विद द बेनिफिट्स ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल टू द ऑडिटर। अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? अभी तक तो हम लोगों ने बेसिक बात देख ली कि हम इसलिए इवैल्यूएट करते हैं ताकि हम अपना अदर ऑडिट प्रोसीजर जो है वो उसको देख सकें, ठीक है ना। फिर इसके बाद में रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स विल इनेबल द ऑडिटर टू नो। अब इससे क्या क्या पता लगेगा, जैसे इन्होंने ऊपर बोला था ना कि ऑडिटर को ये पता लग जाएगा कि जो इन्फॉर्मेशन है वो जैसी रिकॉर्ड होनी चाहिए थी वैसी हुई है और अकाउंटिंग सिस्टम एडिक्वेट है। तो इस बात को इवैल्यूएट करने में इंटरनल कंट्रोल्स का इवैल्यूएशन कंट्रीब्यूट करता है। तो वो कैसे करता है और अदर क्या क्या बेनिफिट्स हैं इंटरनल कंट्रोल को इवैल्यूएट करने की, तो वो हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो जो आपका ये इंटरनल कंट्रोल है ये बात बता देगा कि जो एरर्स और फ्रॉड्स हैं आर लाइकली टू बी लोकेटेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। तो मतलब जो एरर एंड फ्रॉड है तो क्या वो आपको लग रहे हैं, जो ऑर्डिनरी कोर्स हैं ऑपरेशंस में, आपको ऐसा लग रहा है कि जो मतलब ऑपरेशंस, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ऑपरेशंस का मतलब ये हो गया जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हो रही हैं बिजनेस में, ठीक है ना। तो मतलब कि जो एरर्स एंड फ्रॉड्स है, क्या कोई ऐसा मटेरियल आपको वो लग रहा है, चांस इसका बहुत ज़्यादा, उसको आपको ऐसा लग रहा है कि एरर्स एंड फ्रॉड्स आपको मिल सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो अगर मिल सकते हैं तो फिर जो आपका इंटरनल कंट्रोल है वो ऐसा होना चाहिए जो वो एरर्स एंड फ्रॉड्स को डिटेक्ट कर पाए, ठीक है ना। तो आपको ये देखना है कि जो इंटरनल कंट्रोल एंटिटी ने लगा रखा है तो उससे कोई अगर एरर एंड फ्रॉड है ऑर्डिनरी कोर्स के ऑपरेशंस में, मतलब डे टू डे ऑपरेशंस में बिजनेस के, तो क्या वो लाइकली है टू बी लोकेटेड, क्या वो मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लीजिए एरर एंड फ्रॉड मिल जाएंगे एंड क्वेश्चन मार्क। बिकॉज क्या होता है ना, अभी आप क्लास देख लोगे फिर इसके बाद आप अगर रिवाइज नहीं करोगे या करोगे भी एंड कुछ टाइम बाद इसको उठा के देखोगे, बिकॉज एग्जाम्स तो नवंबर में, तो उससे क्या होगा, भूल जाओगे, ठीक है। सो दैट इज़ वाई यू शुड राइट इन द ब्रैकेट दैट एरर्स एंड फ्रॉड्स मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ लिख लो, पॉज द वीडियो इफ़ यू आर नॉट एबल टू राइट इट। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट, वेदर एन एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज इन यूज़ एंड ऑपरेटिंग एज प्लान्ड बाय द मैनेजमेंट। फिर इसके बाद में जो इंटरनल कंट्रोल, जो मतलब ये रिव्यू आप करोगे तो वो सिस्टम के थ्रू ही तो हो रहा होगा, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो जो पूरा का पूरा सिस्टम है तो क्या वो एडिक्वेट है और साथ ही में वो यूज़ में है, मतलब जैसा प्लान किया था वैसा ही हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लो कि एडिक्वेट आईसी सिस्टम है या नहीं है, एंड जैसा सोचा था वैसे वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, जैसा प्लान किया था वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ लिख लो एडिक्वेट आईसी सिस्टम है या नहीं। फिर उसके बाद में थर्ड पॉइंट है, थर्ड बेनिफिट क्या मिलेगा अगर आप इवैल्यूएशन कर लोगे इंटरनल कंट्रोल का, आपको ये पता लग जाएगा कि वेदर एन इफेक्टिव इंटरनल ऑडिटिंग डिपार्टमेंट इज़ ऑपरेटिंग। आपको ये पता लग जाएगा कि जो इंटरनल ऑडिटिंग डिपार्टमेंट है वो प्रॉपरली ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। इंटरनल ऑडिटिंग डिपार्टमेंट का ये हो गया कि इंटरनल ऑडिट क्या है वो तो मैं आपको मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी, बट इंटरनल कंट्रोल की एवैल्यूएशन से आपको ये भी पता लग जाएगा कि जो इंटरनल ऑडिटिंग का डिपार्टमेंट है क्या वो ठीक से काम कर रहा है। बिकॉज अगर आपकी कंट्रोल्स अच्छे होंगे तभी आपका इंटरनल ऑडिट होगा, ठीक है ना। अगर जो मैनेजमेंट है वो सीरियस होगी वो तभी इंटरनल ऑडिट कराती है। तो आपको इंटरनल कंट्रोल का जब आप एवैल्यूएशन करोगे तो आपको ये चीज़ भी पता लग जाएगी, एंड ये पॉइंट आपको तब ज़्यादा क्लियर होगा जब आपको इंटरनल ऑडिट की भी नॉलेज होगी, ठीक है ना। तो अगर आपको नहीं है तो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैं नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट क्लास में वही टॉपिक पिक करने वाली हूँ। फिर इसके बाद में फोर्थ पॉइंट, वेदर एनी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हैज़ अ बियरिंग ऑन हिज वर्क। For example, if the control over worker recruitment and enrollment is weak, there is a likelihood of dummy names included in the wages sheet and this is relevant for the auditor. तो इसका ये मतलब हो गया कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, ठीक है, मतलब जो जिसके पास में पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल है, तो क्या उसका काम है उसके ऊपर उसका बस है, ठीक है ना। तो मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल है तो
क्या किसी के पास में अथॉरिटी है एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल जो रख सके? कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ उलट पुलट हो रहा है, या जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है कि इफ़ कंट्रोल ओवर वर्कर रिक्रूटमेंट एंड एनरोलमेंट इज़ वीक, मतलब जो जिसको इस चीज़ की अथॉरिटी दे रखी है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जिसके पास में वर्कर रिक्रूटमेंट एंड एनरोलमेंट का जिसके पास में एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, वही वीक है, ठीक है ना, वो अपने कंट्रोल्स को ठीक से यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या चांसेस हैं कि उसमें डमी नेम्स हो सकते हैं वेज शीट में, ठीक है, जिसको वेजेस नहीं मिलनी है उसको उसका नाम लिख देंगे, या फिर बहुत सारी और गलतियाँ भी हो सकती हैं। सो दैट इज़ वाई ये चीज़ भी इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल से पता लग जाएगा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है उसका जो वो काम कर रहा है वो सही से कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी आपको इंटरनल कंट्रोल से पता लग जाएगी अगर आप उसका इवेल्युएशन कर लोगे। फिर उसके बाद में वेदर द कंट्रोल्स एडिक्वेटली सेफगार्ड द एसेट्स, तो इसमें तो कुछ बताने की नीड ही नहीं है कि जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं वो एसेट्स को प्रोटेक्ट ठीक से कर पा रहे हैं या नहीं। एंड इसके बाद में हाउ फार एंड हाउ एडिक्वेटली द मैनेजमेंट इज डिस्चार्जिंग इट्स फंक्शन इन सो फार एज करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स इज कंसर्न। तो इसका ये मतलब हो गया कि जो आपका मैनेजमेंट है, ठीक है ना, तो मैनेजमेंट कैसे काम आपका कर रहा है, इसका क्या मतलब हो गया, हाउ फार एंड हाउ एडिक्वेटली द मैनेजमेंट इज डिस्चार्जिंग इट्स फंक्शन इन सो फार एज करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इज कंसर्न, मतलब मैनेजमेंट जो है वो कैसे अपना काम कर रहा है, ठीक है। इसका ये मतलब हो गया डिस्चार्जिंग इट्स फंक्शन, मतलब वो कैसे अपना काम कर रहा है, जैसे कि करेक्ट रिकॉर्ड जो ट्रांजेक्शन है उनकी करेक्ट रिकॉर्डिंग करना, ये। फिर उसके बाद में हाउ रिलायबल द रिपोर्ट्स रिकॉर्ड्स एंड सर्टिफिकेट्स टू द मैनेजमेंट कैन बी, जो रिपोर्ट्स रिकॉर्ड्स एंड सर्टिफिकेट्स जो हैं मैनेजमेंट के लिए वो कितने ज़्यादा रिलायबल है, इस चीज़ की भी नॉलेज ऑडिटर को इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल करके मिल जाती है। फिर एक्सटेंड एंड डेप्थ ऑफ एग्जामिनेशन दैट ही नीड्स टू कैरी आउट इन द डिफरेंट एरियाज ऑफ अकाउंटिंग, तो किस एक्सटेंड तक एंड किस डेप्थ तक जो एग्जामिनेशन है दैट ही नीड्स टू कैरी आउट इन द डिफरेंट एरियाज ऑफ अकाउंटिंग, तो इस चीज़ का भी उसको आइडिया हो जाता है। बिकॉज अगर उसको लगेगा कि जो एरिया वीक है वो उसी पे ही ज़्यादा फोकस करेगा ना, तो वो ये कि मतलब डिफरेंट एरियाज़ में उसको अपने एग्जामिनेशन की डेप्थ कितनी रखनी पड़ेगी, तो इस चीज़ का भी उसको आइडिया हो जाएगा। देन व्हाट वुड बी अप्रोप्रिएट ऑडिट टेक्निक एंड द ऑडिट प्रोसीजर इन द गिवन सर्कमस्टांसेस, फिर वही बात हो गई, एक तो यहाँ पे भी यही हो गया कि एक्सटेंट एंड डेप्थ तक, फिर कौन सी ऑडिट टेक्निक या ऑडिट प्रोसीजर इस केस में रेलिवेंट रहेगा, बिकॉज अगर आपको वीकनेस लगेगी इंटरनल कंट्रोल में देन यू विल फोकस अकॉर्डिंगली। एंड ये जो 11 की 11 पॉइंट्स हैं ये मैं समझा तो सारे दे रही हूँ, बट ऐसा नहीं है कि आपको वर्ड बाय वर्ड सारे याद होने चाहिए, ठीक है ना। हाँ, इन 11 पॉइंट्स में आप मैक्सिमम 9 पॉइंट्स तो लर्न कर ही लेना, आप कोई भी 2 छोड़ सकते हो बट अंडरस्टैंडिंग सबकी ले लो, ठीक है। फिर इसके बाद में व्हाट आर द एरियाज वेयर कंट्रोल इज़ वीक एंड वेयर इट इज़ एक्सेसिव, इस चीज़ का तो आइडिया हो ही जाना है। देन वेदर सम वर्थवाइल सजेशंस कैन बी गिवन टू इम्प्रूव द कंट्रोल सिस्टम, एंड फिर आपने इवैल्यूएशन कर लिया, फिर आप क्या दे सकते हो, कुछ सजेशंस दे सकते हो, लाइक अगर आपको रिस्क नहीं लग रही, आपको ये लग रहा है कि ये चीज़ और बेटर हो सकती है, तो उस अकॉर्डिंग यू हैव द राइट टू सजेस्ट टू द मैनेजमेंट, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे बेनिफिट्स जो हैं वो ऑडिटर को होते हैं अगर वो इवैल्यूएशन करता है इंटरनल कंट्रोल का। Then there is a topic formulate audit program after understanding the internal control। अभी तक हम लोगों ने internal control समझ लिया, benefit समझ लिए, अब हम लोग ने evaluation करने के बाद में अब हम लोग जो अपना audit program है उसको हम कैसे फॉर्मुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो ये एक तरह से जो आपका इंटरनल कंट्रोल है, ये जैसे आपने रिस्क असेस करने के बाद में आप फर्दर ऑडिट प्रोसीजर का ही फर्स्ट वाला पार्ट होता है इंटरनल कंट्रोल्स का इवैल्यूएशन करना, फिर उसी के ही बेसिस पे आप अपने अदर ऑडिट प्रोसीजर्स करते हो, ठीक है ना। आई गेस यू आर एबल टू लिंक कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, एक बार मैं इसका बनाकर दिखा देती हूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ। सबसे पहले हम लोग करते हैं रैप एंड फिर हम लोग करते हैं फैप। रैप इज़ योर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, फैप इज़ योर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में हम लोग ये देखते हैं कि कितनी रिस्क है, देन फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में फर्स्ट हमारा स्टेप होता है इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, उसी के बेसिस पे हम आगे का पार्ट जो है वो करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें मतलब फर्स्ट तो आपका हो गया सब्सटेंसिव प्रोसीजर एंड देन चलिए इसमें मैं नहीं जाती हूँ। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड सब्सटेंसिव प्रोसीजर ये तो आपको पता ही है ना। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स जो है उसी का एक पार्ट हो गया इंटरनल कंट्रोल्स वाला, ठीक है ना। चलो तो फॉर्मुलेट ऑडिट प्रोग्राम आफ्टर अंडरस्टैंडिंग इंटरनल कंट्रोल। तो ऑडिटर कैन फॉर्मुलेट हिज इंटायर ऑडिट प्रोग्राम ओनली आफ्टर ही हैज़
had a satisfactory understanding of the internal control system and their actual operation. तो वो अपना ऑडिट प्रोग्राम कब फॉर्मुलेट कर सकता है ऑडिटर, जब उसको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की एंड वो कैसे ऑपरेट कर रहे हैं उसकी. इफ़ ही डज नॉट केयर टू स्टडी दिस एस्पेक्ट, इट इज़ वेरी लाइकली दैट हिज ऑडिट प्रोग्राम में बिकम unwieldy and unnecessary heavy and the object of the auditor may altogether lost in the mass of the entries and vouchers. तो ये तो बहुत ही सिंपल सा है कि अगर वो इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं लेगा तो जो उसका ऑडिट प्रोग्राम है वो वेग रह जाएगा, उसका कोई मतलब रह ही नहीं जाएगा एंड वो अपने ऑब्जेक्टिव को भी मीट नहीं कर पाएगा. मतलब रीजनेबल एश्योरेंस को रीजनेबल एश्योरेंस लेना एंड ओपिनियन को एक्सप्रेस करना. फिर उसके बाद में often after installation of a system no proper follow up is there by the management to ensure compliance. तो इसमें इन्होंने ये बोला है कि आपको तो पता ही है रियलिटी क्या होती है, कोई भी हुआ फॉर्मेलिटी करते हैं सब लोग, तो इंटरनल कंट्रोल लगा दिया ठीक है, लेकिन क्या है कि कोई फॉलो अप प्लान ही नहीं है. हो सकता है कि स्टार्टिंग में जो आपने कंट्रोल लगाया वो उस टाइम तो ठीक है, बट आगे जाके क्या गारंटी है, सिचुएशंस तो चेंज होती रहती है ना. सो दैट इज़ वाई इट इज़ एक्सपेक्टेड कि मैनेजमेंट को एक प्रॉपर फॉलो अप रखना चाहिए. ठीक है, फॉलो अप मतलब एक निगाह रखनी चाहिए, एक कंटिन्यूस एनालिसिस करते रहना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है. इंस्टॉलेशन के बाद में कोई प्रॉपर फॉलो अप होता नहीं है. ठीक है, सो द ऑडिटर इन सच सर्कमस्टांसेस में लेड टू बिलीव दैट अ सिस्टम इज इन ऑपरेशन विच इन रियलिटी मे नॉट ऑल टुगेदर इन ऑपरेशन. तो दैट इज़ वाई ऑडिटर को भी ये बात पता है, तो वो ऐसे सर्कमस्टांसेस में क्या करते हैं, वो इसी बिलीव के साथ जाता है कि ये जो है ये रियलिटी में ज़रूरी नहीं है कि ऐसा जैसे दिखा रहे हैं ऐसा ऑपरेट ही हो रहा हो, और मे एट बेस्ट ऑपरेट ओनली पार्शली, या फिर पार्शली ऑपरेट हो रहा है, पूरी तरह से ऑपरेट नहीं हो रहा है. सो दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स इज प्रोबेबली द वर्स्ट that an auditor may come across and he would be in the midst of confusion if he does not take care. तो that is why ये जो स्टेट ऑफ अफेयर है बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट होती है, बिकॉज आप खुद ही सोचो कि कंट्रोल्स जो हैं वो ऑडिटर को भी ये बात पता है कि हो सकता है जैसे होने चाहिए वैसे है ही नहीं है, जैसे दिख रहे हैं वैसे है ही नहीं. तो इस सिचुएशन में उसको बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस रहना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा उसको केयर करनी पड़ेगी. सो इट वुड बी बेटर इफ़ द ऑडिटर कैन अंडरटेक द रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑफ क्लाइंट. तो इस सिचुएशन में क्या बेटर रहेगा कि जो ऑडिटर है वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम किसका रिव्यू ले ले, क्लाइंट का. तो उससे क्या होगा, उसको एक इनफ टाइम मिल जाएगा जिससे वो कंट्रोल्स का एसिमुलेट कर पाएगा एंड इम्प्लीकेशंस एंड विल इनेबल हिम टू बी मोर ऑब्जेक्टिव इन फ्रेमिंग द ऑडिट प्रोग्राम. तो दैट इज़ वाई वो मैनेजमेंट के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को ना देखते हुए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम किसका देखे, क्लाइंट को देखे, तो उससे उसको ज़्यादा ईजी हो जाएगा. ठीक है, फिर उसके बाद में ही विल ऑल्सो बी इन पोजिशन टू ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ मैनेजमेंट द वीकनेस ऑफ द सिस्टम एंड सजेस्ट मेथड्स. ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट तो अपनी तरफ से अच्छा ही दिखाएगी, तो बेटर आप इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्लाइंट का देख लो. फिर उसके बाद में एट अ फर्दर इंटरिम डेट और इन द कोर्स ऑफ ऑडिट ही मे असर्टेन हाउ फर्दर वीकनेस हैव बीन रिमूव्ड. एंड एक डेट के बाद में ऑडिटर को ये भी देखना चाहिए, पहले तो वो क्या करे, वो सजेस्ट करे. ठीक है, पहले तो वो मतलब रिव्यू ले ले, फिर उसके बाद में वो क्या करे, वो उनको कुछ मेजर सजेस्ट करे एंड एक किसी भी डेट पे जाके देख ले कि क्या जो उसने सजेस्ट किया था उन्होंने वैसे चेंजेस करे हैं या नहीं करे. ठीक है, और ये जो क्लाइंट है ना ये मैनेजमेंट ही है, अभी मैंने गलत बोला था शायद, ये क्लाइंट उनका कंपनी वाला क्लाइंट नहीं है, ये क्लाइंट ऑडिटर का क्लाइंट है. ठीक है, तो इसमें ये यही बोल रहे हैं कि आप मैनेजमेंट से बात करने की जगह उनके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का ही रिव्यू ले लो एंड फिर उसमें क्या करो, उसमें उनको सजेशंस करो, उनकी वीकनेस को एनालाइज करो एंड फिर किसी भी डेट पे जाके आप चेक कर लो कि क्या जो आपने वीकनेस बताई थी वो रिमूव हुई हैं या नहीं हुई हैं. बिकॉज ये चीज़ आपको भी अच्छे से पता है कि मैनेजमेंट हो सकता है इसको रियलिटी में पूरी तरह से फुलफ़िल ना करी हो या बिल्कुल भी फुलफ़िल ना करी हो, या आगे जाके ये जो कंट्रोल्स इन्होंने लगाए इनफेक्टिव हुए हैं. सो दैट इज़ वाई आप क्या करो, आप किसी भी डेट पे जाके ये देख लो कि जो आपने मेजर सजेस्ट किए थे वो रिमूव हो गए या नहीं हो गए, जो आपने रिव्यू किया था उसके बेसिस पे. ठीक है ना. फिर फ्रॉम द फॉरगोइंग इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम इज सब्सटेंशियली इन्फ्लुएंस बाय द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से आपका ऑडिट प्रोग्राम इन्फ्लुएंस होता है. इन डिसाइडिंग अपॉन अ प्लान ऑफ टेस्ट टेकिंग द एग्जिस्टेंस एंड ऑपरेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम is of great significance. A proper understanding of the internal control system in this context and working also enables an auditor to decide upon the appropriate audit procedure to be applied in different areas to be covered in audit program. Now, in a situation where the internal controls are considered weak, तो उस केस में क्या करना चाहिए, the auditor might choose an audit procedure or test that otherwise might not be required.
तो अगर उसको वीक लग रहे हैं तो वो कोई ऐसा ऑडिट प्रोसीजर करे जो नॉर्मली वो यूज़ ना करता हो, बस उस स्पेशल सिचुएशन में वो यूज़ करे। ही माइट एक्सटेंड द टेस्ट टू कवर अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। वरना तो आप खुद ही सोचो ना, अगर वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स करने को चेक करने को बैठ जाएगा तो उसके पास तो इतना टाइम भी नहीं होता ना, सो दैट इज़ वाई। फिर उसके बाद में देन ही अदरवाइज वुड एग्जामिन एंड एट टाइम्स ही में परफॉर्म एडिशनल टेस्ट टू ब्रिंग हिम द नेसेसरी सेटिस्फेक्शन। तो अभी तक की जो राम कथा हमने पढ़ी तो इसमें सिर्फ यही था कि उसको जो है वो रिव्यू करना चाहिए इंटरनल कंट्रोल का, जिससे कि वो एक प्रॉपर स्टडी ले पाए, मतलब इवेल्युएशन कर पाए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का। एंड उसके साथ में फिर वो क्या कर पाए, वो अपना जो ऑडिट प्रोग्राम है उसका उसको डिज़ाइन कर पाए। तो इन्होंने बस यही बोला है, इसको उन्होंने फालतू में घिसा है, बट कुछ हम लोग कर नहीं सकते, एक रीडिंग हम लोगों ने ले ली, ठीक है। फिर इसके बाद में एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, ये आप खुद पढ़ लेना। इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। अब इसके बाद में इन्होंने मेथड्स दिए हैं, तो मैं डायरेक्ट इसके मेथड्स पे ही जाती हूँ। टू फैसिलिटेट द accumulation of information necessary for the proper review and evaluation of internal control, जिससे कि जो एक्यूमुलेशन है इन्फॉर्मेशन, जो मतलब नेसेसरी इन्फॉर्मेशन उसको लेना, जिससे कि क्या हो पाए, प्रॉपर इवैल्यूएशन हो पाए एंड रिव्यू हो पाए इंटरनल कंट्रोल्स का। अभी इन्होंने क्या बोला था ऊपर, इन्होंने ये बोला था कि जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है क्लाइंट का, मतलब आपके जिस कंपनी का आप ऑडिट करने चाह रहे हो, तो वो आप चेक कर लो कि वो प्रॉपर है या नहीं, ठीक है। तो वो अब आप कैसे करोगे, फिर उसी के बेसिस पे आप अपना ऑडिट प्रोग्राम डिज़ाइन करो। तो वो आप कैसे करोगे, तो वो उसके उन्होंने मेथड्स दे रखे हैं, तो यहाँ पे लिख लो मेथड्स टू रिव्यू, ठीक है, मेथड्स टू रिव्यू इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो इन्होंने यहाँ 4 जो है वो सिस्टम दिए हुए हैं। तो ऑडिटर कैन यूज़ वन ऑफ द फॉलोइंग टू हेल्प हिम नो एंड एसिमुलेट द सिस्टम एंड इवेल्युएट द सेम, ठीक है। तो नैरेटिव, चेकलिस्ट, क्वेश्चनर, फ्लो चार्ट। नैरेटिव, चेकलिस्ट, क्वेश्चनर एंड फ्लो चार्ट। तो ये आपके 4 मेथड हैं जिसमें कि आप जो है वो एक प्रॉपर रिव्यू ले पाओगे अपने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का, मतलब जो आपके क्लाइंट ने लगा रखा है। तो नैरेटिव रिकॉर्ड क्या है, दिस इज़, अब नैरेटिव मतलब क्या हुआ, उसको डिटेल में चेक करना। नैरेटिव रिकॉर्ड, सो दिस इज़ अ कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम एज फाउंड इन द ऑपरेशन बाय द ऑडिटर। एक्चुअल टेस्टिंग एंड ऑब्जर्वेशन आर नेसेसरी बिफोर सच अ रिकॉर्ड कैन बी डेवलप्ड। It may be recommended in cases where no formal control system is in operation and would be more suited to small business. तो ये क्या है, ये एक complete and exhaustive description है, मतलब detailed description है system का, and as found in operation by the auditor. Actual testing and operation are necessary before such a record can be developed. मतलब ये है कि actual testing and observation तो आपको करनी ही करनी है। फिर उसके बाद में आप क्या करते हो, evaluate जब आप करोगे internal control system का, आप review करोगे। तो ये इन्होंने वो बोला है कि आप narrative record वाला जो सिस्टम है, मतलब ये जो आपका मेथड है, इसको आप तब अडॉप्ट करो तब जब या तो बिज़नेस आपका स्मॉल हो, ठीक है, और या फिर कोई भी फॉर्मल कंट्रोल सिस्टम ऑपरेशन में आपको नज़र नहीं आ रहा है, तो उसी केस में आप ये करो, वरना आप ये नहीं करो बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। तो इन्होंने इसके डिसएडवांटेजेस दिए हैं कि आइडेंटिफाई करना या वीकनेस या गैप्स आइडेंटिफाई करना बहुत डिफ़िकल्ट है। टू कॉम्प्रहेंड द सिस्टम इन ऑपरेशन इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। फिर इसके बाद में टू इनकॉर्पोरेट चेंजेस अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ रीशफलिंग ऑफ मैन पावर, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती हैं। सो दैट इज़ वाई आप तभी करो अगर स्मॉल बिजनेस है या फिर कोई फॉर्मल कंट्रोल सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने यही बोले, कॉम्प्रहेंड मतलब हुआ अंडरस्टैंड, ठीक है। जिसको भी कॉम्प्रहेंड का मतलब नहीं पता, तो कॉम्प्रहेंड मीन्स अंडरस्टैंड। टू अंडरस्टैंड द सिस्टम इन ऑपरेशन इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट बिकॉज पूरे के पूरे सिस्टम को आप डिटेल में ऑपरेशन में पढ़ ले तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी है एंड बहुत डिफ़िकल्ट है। फिर आप वीकनेस या गैप्स भी आइडेंटिफाई से नहीं कर पाओगे। एंड टू इनकॉर्पोरेट चेंजेस अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ रीशफलिंग ऑफ मैन पावर। तो मतलब ये कि जो मतलब मैन पावर वगैरह जो मतलब चेंजेस आते हैं, ठीक है, जो चेंजेस आते हैं उनको सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करना भी बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो दैट इज़ वाई नैरेटिव रिकॉर्ड जो है वो इन्होंने 2 सिचुएशंस में ही रिकमेंड किया, अदरवाइज यू शुड नॉट यूज़ योर नैरेटिव रिकॉर्ड मेथड टू रिव्यू द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। फिर इसके बाद में चेकलिस्ट क्या है, दिस इज़ अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड या और क्वेश्चंस विच a member of the auditing staff must follow and or answer। तो and और answer जो है मतलब ये कि जो सीरीज़ है इंस्ट्रक्शन की, ठीक है, तो इसमें वो क्या करेगा, सीरीज़ ऑफ इंस्ट्रक्शंस
एंड या फिर और मतलब या तो इंस्ट्रक्शंस या क्वेश्चंस या इंस्ट्रक्शंस एंड क्वेश्चंस विच अ मेंबर ऑफ द ऑडिटिंग स्टाफ मस्ट फॉलो। तो मेंबर ऑफ ऑडिटिंग स्टाफ मतलब जो इंगेजमेंट टीम का मेंबर है वही, ठीक है। तो व्हेन ही कंप्लीट्स इंस्ट्रक्शन ही इनिशियल्स द स्पेस अगेंस्ट द इंस्ट्रक्शन, आंसर्स टू द चेकलिस्ट इंस्ट्रक्शंस आर यूजुअली येस, नो और नॉट एप्लीकेबल। तो इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे इंगेजमेंट टीम का ही बंदा है वो एक लिस्ट लेकर जाता है और उसमें 3 ऑप्शन होते हैं, येस, नो या नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। तो उसी पे टिक करता जाता है कि ये है, ये नहीं है, ये एप्लीकेबल नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये एप्लीकेबल नहीं है, इस तरह से। ये कौन करता है, मेंबर ऑफ द ऑडिटिंग स्टाफ। इस बात पे ध्यान देना, इसको मैं बताऊंगी मैं ऐसा क्यों कह रही थी। फिर इसके बाद में दिस इज़ अगेन and on the job requirement and instructions are framed having regard to the desirable elements of control। अब इस लिस्ट में क्या होता है, ये इन बातों पे डिपेंड करता है कि जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है एंड आपकी जो है वो डिज़ायरेबल एलिमेंट्स क्या हैं कंट्रोल के, ठीक है। अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ चेकलिस्ट इंस्ट्रक्शंस आर गिवन हियर अंडर। तो आर टेंडर्स कॉल्ड बिफोर प्लेसिंग ऑर्डर्स, आर द परचेजेस मेड ऑन द बेसिस ऑफ रिटन ऑर्डर, इज द परचेज ऑर्डर फ्रॉम अ स्टैंडर्डाइज। तो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं एंड जो मेंबर होता है ना ऑडिटिंग स्टाफ का, वो इन्हीं क्वेश्चंस के आगे या तो येस लिखेगा या नो लिखेगा या नॉट एप्लीकेबल लिखेगा। तो ये सारी की सारी क्वेश्चंस जो हैं ये नेचर ऑफ बिजनेस पे एंड जो आपका इंटरनल कंट्रोल का सॉरी जो कंट्रोल के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो डिज़ायरेबल एलिमेंट्स हैं, मतलब कि जैसे ये सपोज़ कोई इन्वेंट्री का वो है, गोडाउन है उसका, ठीक है, स्टॉक मेंटेन करने का काम है। तो उसको क्या देखना होगा, लाइक जो बहुत सारे उन्होंने वहाँ पे बैग्स रख रखे हैं, ठीक है, तो वो ये देखेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे कुछ ऐसा ओपनिंग हो जिससे आपके रैट्स या ये सब लोग आके डैमेज कर जाएं प्रोडक्ट को। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हो गई, ये उस जो जगह है, जो मतलब नेचर है बिजनेस का, तो उसके लिए कंट्रोल का एक डिज़ायरेबल एलिमेंट हो गया कि उनको प्रॉपर सेफ्टी देखनी होगी कि कहीं से ऐसा तो नहीं कि होल्स हैं वॉल में, स्पेस है, ये सब चीज़ें क्या हो गई, ये एलिमेंट्स हो गए कंट्रोल्स के, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करेंगी। तो उस केस में आपको चेक लिस्ट से आप ये चीज़ चेक कर सकते हो। अगर आपको लगेगा नो 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 ज़्यादा है तो उसका मतलब वीकनेस है कहीं पे। फिर इसके बाद में द कंप्लीट चेक लिस्ट इज स्टडीड बाय द प्रिंसिपल मैनेजर या सीनियर टू असर्टेन एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड इवेलुएट इट्स इम्प्लीकेशन एंड एफिशिएंसी। तो एंगेजमेंट टीम में क्या होता है, काफ़ी सारे लोग होते हैं, तो सपोज़ आर्टिकल को उन्होंने भेज दिया कि जाओ ये सब पता कर लो। फिर जो सीनियर बंदा होगा वो क्या करेगा, वो इस चीज़ को इवेलुएट करेगा, उसके बेसिस पे वो ये डिसीजन ले पाएगा कि इनके जो इंटरनल कंट्रोल है इसकी सिचुएशन क्या है। फिर इसके बाद में इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन आर। अब क्वेश्चन आर और चेकलिस्ट ये आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हो। तो इसके लिए आपके पास में जो मैंने अभी आपको बताया था कि ये कौन करता है, ऑडिट स्टाफ का मेंबर करता है, और ये कौन करता है ये अब हम अभी पढ़ेंगे। ये आप एक तरह से क्वेश्चन आर जो होता है ना, तो जिससे आपको क्वेश्चन पूछना होता है उसको आप दे देते हो। तो आप ऑडिटर हो एंड आपको किससे क्वेश्चन पूछना है, आपको क्वेश्चन पूछना है अपने क्लाइंट किससे, अपने जो आप कंपनी में जा रहे हो उसके मैनेजमेंट से। सो दैट इज़ वाई एक ऑडिटर क्या करते हैं, क्वेश्चन की लिस्ट प्रिपेयर करके आता है एंड वो मैनेजमेंट को दे देता है, ठीक है ना। So this is a comprehensive series of questions concerning internal control. This is most widely used form for collecting information about the existence, operation and efficiency of internal control and an organization. An important advantage of the questionnaire approach is that oversight or omission of significant internal control review procedure is less likely to occur with this method. तो इसमें ये है क्वेश्चनर अप्रोच से ये होता है कि जो ओमिशन है सिग्निफिकेंट कंट्रोल रिव्यू प्रोसीजर के, वो कम ओमिट होते हैं, उसके ओमिट होने के चांसेस, जो सिग्निफिकेंट बातें, इंपॉर्टेंट बातें हैं वो ओमिट कम होती हैं इस मेथड के साथ में। विद अ प्रॉपर क्वेश्चनर ऑल इंटरनल कंट्रोल इवैल्यूएशन कैन बी कम्प्लीटेड एट वन टाइम और इन सेक्शंस। एक प्रॉपर क्वेश्चन अगर आप मेंटेन करते हो तो उससे आप बहुत फटाफट जो है अपना जो इंटरनल कंट्रोल का एवेल्युएशन है वो कर सकते हो। द रिव्यू कैन मोर इजली बी मेड एंड ऑन एन इंटरिम बेसिस। जो रिव्यू है ये कहाँ खो गई मैं,
यस, द रिव्यू कैन मोर इजीली बी मेड ऑन एन इंटरिम बेसिस। इंटरिम बेसिस का मतलब हो गया छोटे छोटे इंटरवल्स में, ठीक है। तो ये रिव्यू तब ज़्यादा इजी हो जाएगा बिकॉज तब जो है आप और ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग दे सकते हो। द क्वेश्चन आर फॉर्म ऑल्सो प्रोवाइड्स एन ऑर्डरली मीन्स ऑफ डिस्क्लोजिंग कंट्रोल डिफेक्ट्स। क्वेश्चन आर से आपको कंट्रोल के डिफेक्ट्स भी पता लग जाते हैं। इट इज़ द जनरल प्रैक्टिस टू रिव्यू द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड एनुअली रिकॉर्ड द रिव्यू इन डिटेल। इन द क्वेश्चन आर जनरली क्वेश्चंस आर so framed that a yes denote satisfactory, no suggests weakness. Provision is made for an explanation or further details of no answers in respect of questions not relevant to business, not applicable, reply is given. अब आप बोलोगे यही वहाँ था, यही यहाँ है, yes no या not applicable, ठीक है। तो अब इस चीज़ में आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे कि वो चेकलिस्ट का बोल रहा है या क्वेश्चन आर का बोल रहा है। तो यहाँ पे आता है मेन लाइन, द क्वेश्चन आर इज यूजुअली इशूड टू द क्लाइंट एंड द क्लाइंट इज रिक्वेस्टेड टू गेट इट फिल्ड बाय द कंसर्न एग्जीक्यूटिव एंड एम्प्लॉयज़। तो ये क्वेश्चन आर जो होता है ये क्लाइंट को दे दिया जाता है एंड क्लाइंट जो है वो क्या करता है, जो भी एम्प्लॉयज़ एंड एग्जीक्यूटिव हैं उनके थ्रू वो फिल करा के ऑडिटर को वापस कर देता है। If on a perusal of the answers inconsistency or apparent incongruities are noticed, the matter is further discussed by the auditor's staff with the client's employees for a clear picture. And कहीं पे भी अगर इन आंसर्स में ऑडिटर को लगता है उन्होंने गलत दिया है या डाउट लगता है उसको, तो वो क्या करेगा, वो इस चीज़ को डिस्कस करेगा जो सीनियर अथॉरिटी है उसके साथ में। फिर इसके बाद में द कंसर्न ऑडिटर देन प्रिपेयर्स अ रिपोर्ट ऑफ डेफिशिएंसीज एंड रिकमेंडेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट। तो आई गेस आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ रहा है। एक बार मैं इसको शॉर्ट में फिर से बता देती हूँ अगर कोई भी बच्चा कंफ्यूज हुआ है। और देखो इसमें भी इन्होंने वही बोला है कि क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना होता है, इसमें भी यही बोला है, बस इसमें फ़र्क इतना है इन्होंने यहाँ तो ये बोला है कि प्रॉपर क्वेश्चन आर होना चाहिए, उससे ये फ़ायदा होता है कि कोई चीज़ मिस नहीं होती जो आपको रिव्यू में इंक्लूड करनी चाहिए थी। फिर इन्होंने ये बोला है कि क्वेश्चन आर अगर आप पूरे उसका देते हो पूरे पीरियड का तो वो प्रिपेयर करना डिफिकल्ट होता है थोड़ा सा इन कंपैरिजन अगर आप जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो इंटरिम बेसिस पे दो, मतलब छोटी छोटी इंटरवल्स के बेसिस पे, ठीक है। इंटरिम जो है अगर वर्ड आपको क्लियर नहीं होता तो आप डिविडेंड को याद कर लिया करो। फाइनल डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड आप लोगों ने कैसे किया था याद, फाइनल डिविडेंड जो ईयर के एंड में दिया जाता है, इंटरिम डिविडेंड जो मिड में। तो इंटरिम मतलब एक तरह से मिड होता है, ठीक है ना। तो वही इन्होंने बोल रहे हैं कि अगर क्वेश्चन आर आप मिड में देते हो तो आप ज़्यादा अच्छे से उसको रिव्यू कर पाते हो बिकॉज सिचुएशंस के अकॉर्डिंग फिर आप अपना क्वेश्चन आर दे सकते हो। तो इसमें भी येस नो या नॉट एप्लीकेबल होते हैं ऐसे करके, बस इसमें फ़र्क ये है कि क्वेश्चन आर हम क्लाइंट को देते हैं, मतलब जिसका हम ऑडिट करने जा रहे हैं उसको देते हैं। एंड चेकलिस्ट में क्या होता है, चेकलिस्ट में जो ऑडिटर की टीम का स्टाफ है उसी में से को जाके उसको देखता है और टिक करता जाता है कि ये हो गया ये हो गया ये हो गया ऐसे करके, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप बड़ा बड़े लिख लो कि ये क्वेश्चन आर हम किसको देते हैं, क्लाइंट चेक question is issued to the client and client gives answer in yes no or not applicable form, but इसमें checklist में कौन करना है, the member of the auditors team, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप लिख लो तो उससे आपको ईजी रहेगा। देन देर इज़ अ लास्ट मेथड दैट इज़ योर फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट तो आपको पता ही क्या होता है, ग्राफिक प्रेजेंटेशन होता है ऑफ ईच पार्ट ऑफ द कंपनी सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल। फ्लो चार्ट से भी बहुत समराइज वे में इंटरनल कंट्रोल का रिव्यू आप कर सकते हो। अ फ्लो चार्ट इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट कंसाइज वे ऑफ रिकॉर्डिंग द ऑडिटर्स रिव्यू ऑफ द सिस्टम। इट मिनिमाइजेज द अमाउंट ऑफ नैरेटिव एक्सप्लेनेशन एंड देयर बाय अचीव्स अ कंसिडरेशन और प्रेजेंटेशन नॉट पॉसिबल इन एनी अदर फॉर्म। तो इससे क्या होता है, एक तो टाइम भी बचता है, प्रिसाइज वे में हो जाता है, क्लियर पिक्चर आपको मिल जाती है। It gives bird's eye view of the system and flow of transactions and integration and can be easily spotted and improvements can be suggested। अगर फ्लो चार्ट वाला आपको मेथड आप यूज़ कर लो तो उससे आपको बहुत ईजी रह जाता है, उससे आप इजीली वीकनेस भी एनालाइज कर लेते हो एंड सजेशंस भी दे देते हो। It is also necessary for the auditor to study the significant features of the business carried on by the concern, the nature of its activities and various channels of goods and materials as well as cash, both inward and outward, and also comprehensive study of the entire process of manufacturing, trading and administration। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि जो ऑडिटर है उसके लिए नेसेसरी है टू स्टडी द सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय द कंसर्न। तो इसके साथ में फ्लो चार्ट के साथ में उसको सिग्निफिकेंट फीचर्स भी स्टडी करने पड़ेंगे ऑडिटर को, द नेचर ऑफ इट एक्टिविटीज़, जो एक्टिविटीज़ हो रही है उनका नेचर, एंड वेरियस चैनल्स ऑफ गुड्स एंड मटीरियल्स एज वेल एज कैश बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड, एंड ऑल्सो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ द एंटायर प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, ट्रेडिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इस चीज़ का भी उसको अंडरस्टैंडिंग जो है वो ऑडिटर को लेना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, उसको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी एंड वो अच्छे से इंटरनल कंट्रोल्स को जो है वो इवेल्युएट कर पाएगा, ठीक है ना।
तो इन चारों मेथड्स में से ऑडिटर को जो भी कन्वीनियंट लगता है वो यूज़ कर सकता है मेथड, एंड उससे उसको इंटरनल कंट्रोल जो है उसका एवेल्यूएशन हो जाएगा एंड वो उसके बेसिस पे अपना ऑडिट प्रोग्राम जो है वो डिज़ाइन कर सकता है। ठीक है ना। सो it's already 33 minutes video has been recorded, so therefore I will continue with the English explanation in the next video. So this will be the lecture number 7 in Hindi, and I'll upload the lecture number 7 in English in the next video. Okay, so my South Indian viewers, please have some patience. I will upload the video very soon. Okay, and for the viewers who are watching it in Hindi, the video is ended here, and please इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट हम लोग और अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आते रहें। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका बहुत कम रह गया है, अब छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए हैं। एक 5th वाला टॉपिक ज़रूर थोड़ा सा बड़ा है, तो इसमें भी मुझे आएगी 6 क्लास लग जाएगी। बाकी मैं देखती हूँ अगर मुझे कुछ इसमें नोट्स वोट्स मैं बना पाऊँगी तो मैं इसको समराइज़ करने की कोशिश करूँगी। ठीक है ना। सो एंडिंग दिस वीडियो हेयर, एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन डेफिनेटली कॉमेंट डाउन। सो ending this video here, and thank you so much.